देखो ये पूरा जो है पदार्थ है और उन पदार्थों में 298 केल्विन पर मानक इलेक्ट्रोड विभव निकाला गया है। और मानक इलेक्ट्रोड विभव कहाँ किससे निकाला जाता है? किससे निकाला जाता है? हाइड्रोजन मानक इलेक्ट्रोड से। किससे? हाइड्रोजन। तो इसमें सबसे पहले हाइड्रोजन ढूंढो कहाँ है। ये मिल गया है ना, यही है, इसी के सापेक्ष हम सब नापते हैं। हाइड्रोजन का मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या माना जाता है? 0। ठीक है। जो हाइड्रोजन के ऊपर है ये इनका विभव किस में है? प्लस में है, माने इनका अपचयन होता है और ये कम क्रियाशील होते हैं। और इसके नीचे जो धातुएं हैं वो क्या होते हैं? ऑक्सीकरण होती हैं और ये अधिक क्रियाशील होती हैं। पर इससे पता क्या चलता है ना, इससे ये पता चलता है कि मान के चलो कि मुझे दो मिला के सेल बनाना है। मान लो मैं यहाँ पर ले लिया क्या? सिल्वर, और साथ में ले लिया लेड। इनके इलेक्ट्रोड ले लिया और इनका विलियन ले लिया। इनको मिला के मैं क्या बना रहा हूँ? सेल। तो देखो इसका क्या है? 0.10। ठीक है। अब 0.10 है और इसमें मैं किसको किसको मिला रहा हूँ? थोड़ा ध्यान देना। इसको ले रहा हूँ और किसके ले रहा हूँ? इसको। ठीक है। इससे हमको ये सहायता मिलती है कि कौन सा अच्छा सेल बनेगा। अब यहाँ देखना, ये 0 कितना है? 10। ये माइनस घटाएंगे तो इसको प्लस कर देंगे तो कितना हो जाए? 0.13। तो ये कितना बना? 0.23 वोल्ट। ये सेल बन गया। अब देखो मैं यहाँ पर ऐसा करता हूँ कि यही वाला लेता हूँ और साथ में ये मैग्नीज का इलेक्ट्रोड ले लूँ। किसका ले लूँ? मैग्नीज का। अभी मैं किसका डाला हूँ? सिल्वर का। ठीक है। लेकिन अब मैं पीबी के साथ क्या ले रहा हूँ? मैग्नीज। तो इसका कितना है? 1.23। और इसका कितना है? -0.13। लेकिन माइनस माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा? प्लस 3 2। ये 3 हो जाएगा ना, 3 1.33। किसका वोल्टेज ज़्यादा है? सिल्वर का ये लेड के साथ कि यहाँ मैग्नीज का लेड के साथ? देखो, यदि मैं सिल्वर और लेड लेके सेल बनाऊं तो उसका वोल्टेज बहुत कम आ रहा है। ठीक है। और यदि मैं लेड और मैग्नीज को लेके चलूं तो उसका वोल्टेज और ज़्यादा आ रहा है। तो ये बताता है कि हमको कितने वोल्टेज की ज़रूरत है, उसके हिसाब से हम सेल का निर्माण कर सकते हैं। अब देखो, मुझे बहुत अच्छा सेल बनाना हो तो भला क्या करना चाहिए? बहुत अच्छे सेल के लिए इस श्रेणी में ये जो क्षमता है ना, इस श्रेणी में यहाँ पर सबसे ऊपर ले लेते हैं। ये क्या है? ये फ्लोरीन है ना। क्या है? फ्लोरीन। कितना है? 2.87। और फिर सबसे नीचे कौन है? लिथियम। तो लिथियम और फ्लोरीन लेकर के मैं सेल बनाऊं तो उसका कितना था यार? 2.87। तो देखो ये हो गया 2.87। अब इसको घटाना है तो माइनस पहले से लगा है, घटाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। ये 3.05। ये कितना हुआ? 12। 8 एक कितना हुआ? 9। और 2 3 कितना हुआ? 5। 5.92। इतना वोल्टेज का हमको सेल मिलेगा। ठीक है। तो इससे हमको ये भी पता चल जाता है कि हम क्या क्या कॉम्बिनेशन लें कि वो सेल का मान, मानक विभव का मान कैसा हो? अधिक हो। अब देखो, जो हम डेनियल सेल लेते हैं उसको जोड़ के देखते हैं। डेनियल सेल में क्या क्या होता है? कॉपर और जिंक। तो इसमें ढूंढते हैं कॉपर का, ढूंढना तो। हाँ, तो इसमें ढूंढो कॉपर कहाँ मिल गया? ये मिल रहा कॉपर। ठीक है। CO2+ वाला, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। कितना है? 0.34। जो डेनियल ने बनाया था उसने क्या लिया था? कॉपर। और क्या लिया था? जिंक। इसमें है कहीं जिंक क्या? ये वाला जिंक है। ये क्या हो गया? जिंक। कितना है? हाँ। तो भला इसका वोल्टेज कितना होना चाहिए सेल को मिलाएगा तो? कैसे आ गया? 0.34। इसको घटाना है तो घटा के करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो 0.76। अब इसको करोगे तो ये हो जाएगा 1.1 वोल्ट। ऐसा समझ लो, जीरो आएगा तो मैं लिखा नहीं। तो इस तरह से हमको पता चल गया। इस श्रेणी से ही पता चल जाएगा कि हम इससे सेल बनाएंगे तो कौन सा सेल बनेगा। ठीक है ना। सेल का वोल्टेज कितना होगा? तो इसको हम बोलते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी। ये क्या है? विद्युत रासायनिक श्रेणी।
ठीक है, तो दो तरह से बोल सकते हो। इसको लिख सकते हो बढ़ती हुई अपचयन अवस्था या घटती हुई ऑक्सीकरण अवस्था के क्रम में कुछ धातुओं को व्यवस्थित किया गया है। इसको हम क्या बोलते हैं? विद्युत रासायनिक श्रेणी। फिर से देख सकते हो, यहाँ ये भी बोल सकते हो हाइड्रोजन के विभव के सापेक्ष, ये क्या? हाइड्रोजन के विभव के सापेक्ष बढ़ती हुई अपचयन अवस्था। जैसे सबसे ज़्यादा अपचयन ये है और नीचे जाएंगे तो अब अपचयन अवस्था क्या होगी? घटती है ना। तो यहाँ पर अपचयन अवस्था घटती हुई और ऑक्सीकरण अवस्था क्या हुई? नीचे से बढ़ती हुई। जो श्रेणी हमको प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत रासायनिक श्रेणी। ठीक है, तो विद्युत रासायनिक श्रेणी का हम तो ये देख लिए, परिभाषा देखते हैं और इसका मतलब समझते हैं कि क्या है। तो क्या है? जब विभिन्न इलेक्ट्रोडों के उनके मानक अपचयन विभव, है ना, ओमिनस, ये ओमिनस का संकेत है ना, को घटते या बढ़ते क्रम में क्या कर दिया जाता है? व्यवस्थित किया जाता है, तो प्राप्त होने वाली श्रेणी को हम क्या बोलते हैं? विद्युत रासायनिक श्रेणी। तो सीधे सीधे क्या? विभिन्न इलेक्ट्रोडों को उनके बढ़ते या घटते हुए अपचयन विभव पर, किस पर विभव पर? अपचयन विभव पर व्यवस्थित कर देते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। परिभाषा याद हो गई। यदि आपको अपचयन शब्द भूल जाए तो आप ऑक्सीकरण भी लिख सकते हो, चाहे ऑक्सीकरण का बढ़ता क्रम हो चाहे ऑक्सीकरण का घटता क्रम हो, या अपचयन का बढ़ता क्रम हो या अपचयन का घटता क्रम हो। तो हम विभिन्न इलेक्ट्रोडों को अपचयन के घटते बढ़ते क्रम में या ऑक्सीकरण के घटते बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर देते हैं, तो एक श्रेणी मिलती है। उस श्रेणी को क्या कहते हैं? विद्युत रासायनिक श्रेणी। तो जो आप अभी टेबल देख रहे थे, ये क्या है? वैद्युत रासायनिक श्रेणी है। ठीक है, इससे मुझे क्या क्या पता चल जाता है, इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। ठीक, तो इसके चार विशेषताएं या चार नियम हैं। प्रबलतम ऑक्सीकारक कौन है? तो सबसे ऊपर तत्व जो स्थित है कौन है? फ्लोरीन, और इसका जो मान है +2.87 है। ठीक है, तो प्रबलतम ऑक्सीकारक कौन कहला गया? प्रोटीन कहलाया। प्रबलतम अपचायक कौन कहला गया? लिथियम कहला गया। इसका विभव का मान ये होता है। और संदर्भ बिंदु कहाँ कहला गया? जहाँ से नापे हैं, माने हाइड्रोजन से। संदर्भ बिंदु क्या कहलाता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से ऊपर कौन है और हाइड्रोजन से नीचे कौन है? जैसे आप बैठे हो, इसमें से एक को हम बोल लें कि इस पार कौन है, इस पार कौन है, तो बोले इधर 2 लोग, इधर 3 लोग, ऐसे करके ये क्या कहलाया? संदर्भ बिंदु कहला गया, 0 पॉइंट पर कहला गया। ठीक है, इस तरह से। अब क्रियाशीलता की प्रवृत्ति देख लेते हैं यार, क्रियाशीलता क्या होती है इसमें। तो देखो, श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों को इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता क्या होती है? बढ़ती। ऊपर से नीचे जाने पर ऊपर वाला कम त्याग करेगा। जैसे सबसे ऊपर क्या है? फ्लोरीन, तो वो कम त्याग करेगा। ठीक, जैसे जैसे नीचे आएंगे इलेक्ट्रॉन, सबसे नीचे कौन है? लिथियम। लिथियम जल्दी इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से ये रासायनिक क्रियाशीलता क्या होती है? जैसे नीचे आएंगे तो क्या होती है? बढ़ती है। या उल्टा बोल सकते हो, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता, छोड़ने की क्षमता, त्याग करने की क्षमता ऊपर से नीचे आएंगे तो बढ़ेगी, लेकिन लेने की क्षमता क्या होगी? है ना, उसी का घटती है। इस तरह से आपको ये समझना है। ठीक है, अब इसके उपयोग देख लेते हैं। इस श्रेणी का क्या उपयोग है? आपको सिर्फ कुछ तत्वों के नाम याद रखना है, ऊपर का, नीचे का और बीच का। माने सबसे ऊपर कौन होता है? फ्लोरीन, उसका क्या है? +2.87 वोल्ट। और सबसे नीचे क्या है? लिथियम, ये किस क्या है इसका? -3.05। क्या है? -3.05। और तीसरा याद रखना है संदर्भ बिंदु का, हाइड्रोजन का कितना होता है? 0। बस इतना रखना है। इनमें आसानी से इलेक्ट्रॉनों को त्याग कौन करेगा? लिथियम। लिथियम त्याग करेगा आसानी से। पूरी श्रेणी में सबसे इलेक्ट्रॉनों को जल्दी कौन ले लेगा? ग्रहण कौन करेगा? फ्लोरीन। फ्लोरीन में माइनस आता है, माने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, ये त्याग करेगा। बस ये समझना है। ठीक है, तो इस श्रेणी का क्या है? धातुओं द्वारा हाइड्रोजन का विस्थापन। इससे हमको पता चलता है कि कौन सी धातु हाइड्रोजन को हटा सकती है और कौन सी धातु उसको जोड़ सकती है। तो जिसका मान माइनस में है, ऋणात्मक विभव है,
वो हाइड्रोजन को क्या करेगा, हटा सकता है। थोड़ा श्रेणी देखना तब आपको समझ में आएगा। यहाँ पर देखना, माने धातुएं जो है हाइड्रोजन को हटा सकती हैं। हाइड्रोजन वाला ढूंढो, ये है हाइड्रोजन, ये किस में है, माइनस में है। मतलब यदि हाइड्रोजन इसके साथ रिएक्शन करेगा Pb, तो हाइड्रोजन को क्या करेगा, उससे अलग कर देगा, उसके लवण से अलग करेगा। ये हाइड्रोजन को अलग करने वाले, और ये हाइड्रोजन को अलग नहीं कर पाएंगे, खुद जोड़ लेंगे। इस तरह से होता है। तो जैसे आप लोग अभी उसमें पढ़े हो 10वीं में धातु अधातु में क्रिया, तो उसमें पढ़ते थे कि जब धातुएं हाइड्रोजन से क्रिया करती हैं, माने लवण से क्रिया करती हैं, तो हाइड्रोजन क्या करती हैं, मुक्त कर देती हैं। हाइड्रोजन गैस को क्या करती हैं, मुक्त कर देती हैं, निकाल देती हैं। तो इसलिए निकाल देती हैं क्योंकि उनका जो अपचयन विभव का मान है ये कैसा है, ऋणात्मक। ऋणात्मक विभव वाले हाइड्रोजन को क्या करेंगे, हटा देंगे, छोड़ देंगे। कुल मिला के ऐसा है। तो और देख लेते हैं यहाँ पर क्या है। देखिए, विस्थापन अभिक्रिया की हम भविष्यवाणी कर सकते हैं, कौन एक दूसरे को हटा सकता है। ठीक है, तो देखना, जैसे जिंक है, जिंक सल्फेट है, और ये मैं कॉपर से रिएक्शन कराऊं, और कॉपर सल्फेट है और जिंक से रिएक्शन कराऊं, कौन सल्फेट को हटाएगा। अब यहाँ कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो इसमें देखोगे कौन अधिक क्रियाशील है, ये इसको हटाओगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर जो है ये इससे हटेगा, कॉपर इसको हट जाएगा, तो ये क्या बना देगा, ZnSO4। ये रिएक्शन नहीं कर सकता है क्योंकि जिंक जो है कॉपर से अधिक क्रियाशील है। ठीक है, ये कैसे पता चल गया, श्रेणी में जब हम नीचे आते हैं तो क्रियाशीलता बढ़ती है। तो देखते हैं कॉपर नीचे है कि जिंक नीचे है, ये कहाँ है, जिंक, यहाँ क्या है, कॉपर, नीचे कौन है, जिंक। जो ज़्यादा क्रियाशील है वो कौन है, जिंक। नीचे आने पर क्रियाशीलता बढ़ती है, माने जिंक कॉपर को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा, उसके लवण से हटा देगा। तो इससे हम विस्थापन क्रिया का भी क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। ठीक है, और सेल के ईएमएफ की क्या कर सकते हैं, गणना भी कर सकते हैं। अभी हम निकाले, जैसे कॉपर और जिंक के भी 1.1 वोल्ट का निकाले ना, तो इससे हम सेल के ईएमएफ की गणना कर सकते हैं। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, विलयनों का पीएच मान भी ज्ञात कर सकते हैं, विलेयता का गुणनफल भी निकाल सकते हैं, साम्यावस्था स्थिरांक है। ये सिर्फ जानने के लिए है, आपके सिलेबस में नहीं है कि ये हम इससे कर सकते हैं। ठीक है।